हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम बहुत सी खबरों की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। अभी हाल ही में बिहार असेंबली इलेक्शन, उससे पहले बहुत सी बातें कही जा रही थी। कुछ लोग समझ रहे थे कि महागठबंधन सरकार बनाएगा, एनडीए सरकार बाकी नहीं रहेगी, लेकिन एनडीए वालों का अपना दावा था और इस वक्त बज़ाहिर वो बहरहाल सरकार बना चुके हैं। हालांकि इसमें अभी कुछ कंट्रोवर्सीज हैं। तेजस्वी यादव का दावा है कि वो कम से कम 20 और सीटें जीते हुए थे, जिसको इलेक्शन कमीशन ने अपने हरबों से उनके हाथ से जीती हुई सीटें छीन ली। तो ये इस ऐसी हालत में सरकार बनी है। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं पटना में इनकलाब रोजनामा इनकलाब के रेजिडेंट एडिटर अहमद जावेद साहब। वेलकम है अहमद जावेद साहब मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये शुक्रिया। बताइए कि आपका एक लंबा कैरियर है, बहुत सी हुकूमतें बनते बिगड़ते, इलेक्शन कैंपेन, बहुत कुछ आपने देखी है। अभी हाल ही में बिहार में जो कुछ हुआ है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये सरकार, क्या ये मजबूत सरकार होगी? इसमें कुछ बका रहेगी, 5 साल अपने पूरे कर पाएगी? जिस तरह से बीजेपी और नीतीश के रिश्तों के बारे में अक्सर बहुत सी बातें कही जा रही हैं, उसमें कहीं कहीं कुछ लोगों को शक है। इस वक्त जो कयास आराइयाँ और हुकूमत कैसी होगी, नापायदार होगी, वो पहले जैसी है या नहीं है, ये जो कयास आराइयाँ हैं, मुझे महसूस होता है कि ये सब सिर्फ कयास आराइयाँ हैं, अटकलें हैं या लोगों की अपनी ख्वाहिशात हैं। जो लोग ये इस हुकूमत को नहीं देखना चाहते, या कुछ लोग ये समझते हैं कि नीतीश के और एनडीए के दूसरे हलीफों के ताल्लुकात ऊंचे नीचे रहे हैं। हमें देखना चाहिए इसे 1995 1990 के अशरे के वस्त से इसे देखना चाहिए। 1994-95 में नीतीश कुमार लालू यादव से अलग हुए, यानी जनता दल से अलग होकर समता पार्टी बनाई। समता पार्टी दो इश्यूज पर बनी थी। एक तो भ्रष्टाचार से, बदउनवानी के राज से रियासत को निजात दिलाना है, और इसका उनका नीतीश कुमार का दूसरा एजेंडा था समाज को समता मूलक समरस समाज बनाना। यही दोनों नारे थे। भ्रष्टाचार से निजात दिलाना है, नया बिहार बनाना है, और समता मूलक समरस समाज बनाना है। उन्होंने एक इलेक्शन लड़ा, उसमें कुछ खास काबिल जिक्र कामयाबी उन्हें नहीं मिली। उन्हें लगा कि लालू यादव का वोट बैंक बहुत मजबूत है और बहुत मुत्तहिद है। उसका मुकाबला करने के लिए उन्हें लालू मुखालिफ, आरजेडी मुखालिफ तमाम ताकतों को मुत्तहिद करना चाहिए और सारे वोट जो बिखरे हुए हैं उसे मुत्तहिद करना चाहिए। वो इस मुहिम में कामयाब हुए। सबसे पहले उन्होंने बीजेपी समझौता किया, 1995 का इलेक्शन लड़ा, उसमें कुछ बेहतर रिजल्ट आए। फिर अगला इलेक्शन पार्लियामेंट का लड़ा, उसमें कुछ बेहतर आए, और फिर वो लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते उन्होंने खास तौर से इंतहाई पसमादा जातों और कौमों को उन्होंने हुकूक दिलाने, सियासत में इक़्तिदार में हिस्सा देने, उन्हें रिजर्वेशन वगैरह, ये चीजें करके उन्होंने एक बड़ा वोट बैंक अपने पीछे खड़ा किया। लोग उस वोट बैंक को, बिहार के उस वोट बैंक को, जो अति पिछड़ी जातियों का वोट बैंक है, जो दलित अक़वाम के जैसी कौमें हैं, वो दलित अपने आप को नहीं मानती, वो जादवों के बराबर अपने आप को देखती हैं, वो कुर्मी कोयरियों के बराबर देखती हैं, लेकिन वो हकीकत में जो उनकी माली हालत है, जो उनकी समाजी हालत है, वो दलितों जैसी है, वो दलित हैं। बिहार में शुरू ही से ओबीसी के जो रिजर्वेशन है, पसमादा तबकात के लिए जो रिजर्वेशन है, उसमें दो लिस्ट है जातियों की, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। तो वो एनेक्सर 2 की जातियां हैं, उनको नीतीश कुमार ने बहुत जोड़ा, और जोड़ते जोड़ते इतना अच्छा, उनको जो रिजर्वेशन ओबीसी में अलग उनका कोटा हो जाए तो इसकी मुखालफत करती हैं ये कौमें।
जो यादव और कुर्मी यानी अपर ओबीसीज जो हैं वो इसकी मुखालफत करती हैं। लिहाजा अपर ओबीसीज के मुकाबले पर लोअर ओबीसीज अति पिछड़ी जातियां एक बड़ा वोट बैंक बन गई। अब इस वक्त आप देखें बिहार की जो वोट बैंक है, एक तरफ ऊंची जात के लोग हैं और बनिए हैं और उनके मुतासरीन हैं, वो लगभग 25 से 30% का एक बहुत मजबूत वोट बैंक बनता है। उसके मुकाबले पर लगभग उतने ही 30% के आसपास मुसलमान यादव और उनके मुतासरीन और उनके जैसे मसाइल रखने वाली जातें और कौमें और फिरके हैं, वो लगभग उतने ही हैं। तो ये दोनों वोट बैंक बहुत मजबूत है, दोनों करीब करीब बराबर और दोनों एक दूसरे को टक्कर देता है। दोनों अगर आमने सामने वोट हो जाए बाकी लोगों को अलग करके तो ये दोनों टाई कर जाएंगे। और वही अभी जो रिजल्ट आया है लगभग आप देख रहे हैं वही है। तो अब ये जो 30% आमने सामने है, इसके मुकाबले में 40% जो आबादी है बिहार की वो करीब करीब गैर जानिबदार है और वो बहुत गरीब हैं, वो मजदूर हैं, वो मुल्क के कोने कोने में जो मजदूर मिलते हैं आपको वो उस तबके के ज्यादा हैं। हाल के 20 वर्षों में वहां बेदारी आई है, नौजवानों ने तालीम हासिल की है, कुछ चेंजेस आए हैं, लेकिन वो जो 40% आबादी थी वो इस इलेक्शन में भी इधर भी जा सकती थी और इधर भी जा सकती थी। मैंने पहले भी अपने तज्जिये में रिपोर्टों में आप जैसे कई चैनल पर मेरी गुफ्तगू हुई तो वहां भी मैंने कहा था कि मुकाबला बहुत सख्त है और गैर मुतवक्का रिजल्ट आ सकता है, इधर हो या उधर हो या तीसरी ताकतें उभर जाएं, असेंबली मुअल्लक हो। तो ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन मुकाबला इन दोनों वोट बैंक का सख्त था और ये मुकाबला और ये वोट बैंक तब तक नहीं टूटेंगे जब तक लालू यादव सियासत की बहस के बीच में, मरकज में, बिहार की सियासत के मरकज में जब तक लालू यादव हैं तब तक ये वोट बैंक टूटना मुमकिन नजर नहीं आता। हालांकि नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को तोड़ने की बहुत कोशिश की, एक कोशिश किसी हद तक कामयाब होती नजर आ रही थी, लेकिन जिस वक्त ये कोशिश उनकी कामयाब नजर होती आ रही थी कि मुसलमानों का मैक्सिमम वोट नीतीश कुमार की तरफ चला जाए, ऐन उसी वक्त वो फिर एनडीए में चले गए। एनडीए से उनका जो रिश्ता है वो कोई एक दो दिन का नहीं है, एक दो दिन का रिश्ता तो लालू से बना था, आरजेडी से बना था, या कांग्रेस से उनका रिश्ता एक 6 महीने रहा या साल भर रहा, एक इलेक्शन भर रहा। तो उनका जो रिश्ता एनडीए से है वो बहुत पायदार है और वो वोट बैंक उनका ओबीसी वोट बैंक जिसको उन्होंने बहुत फायदे दिए हैं, उनमें से कई जातियों को उन्होंने अति पिछड़ी जाति से यानी ओबीसी से निकाल के एसटी में दाखिल किया है और उनको और उनकी औरतों को, महिलाओं को उन्होंने 35% रिजर्वेशन दे दिया है। गांव में वो मुखिया बन रहे हैं, उनकी औरतें मुखिया बन रही हैं। तो नीतीश कुमार के खिलाफ ब्राह्मणों में, ऊंची जातियों में, सवर्णों में बहुत गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के बावजूद वो ये कहते भी थे कि लालू तो सामने से छुरा मारता है, ये पीठ में छुरा घोंपने वाला आदमी है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास मुतबादिल नहीं था, विकल्प नहीं था, तो उन्होंने नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए या बहुत कम दिए, बीजेपी को पूरा वोट दिया, जो रिजल्ट में भी साफ नजर आता है। लेकिन ये एक दूसरे को छोड़ के फिर जीरो पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार जो मुकाबला है लालू यादव से या बीजेपी का जो मुकाबला लालू यादव से है, तो लालू यादव और आरजेडी के पास एक बहुत मजबूत वोट बैंक है, उसमें कांग्रेस और दूसरे भी। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट ऐसा इसलिए आया है कि लालू यादव और यानी आरजेडी की क़यादत और कांग्रेस की क़यादत ने गैर शऊरी तौर पर या शऊरी तौर पर वो जो मुखालफत थी, सरकार से जो नाराजगी थी, उसका मानी ये निकाल लिया कि उनके हक में शायद कोई लहर है, लिहाजा उन्होंने ओबीसी कम्युनिटीज को और दलित कम्युनिटीज को
अपने साथ जोड़ने के बजाय और उनकी जमातों को अपने साथ जोड़ने के बजाय महागठबंधन की कई पार्टियों को छोड़ दिया और लगा कि हम तो दोनों मिलकर के स्वीप कर जाएंगे और हमारी लहर चल रही है। हालांकि ये उनकी ख्वास्ता अंदेशी थी, विशफुल थिंकिंग थी और विशफुल थिंकिंग के धोखे में उन्होंने उनको अलग कर दिया और एनडीए ने ऐसी हर कम्युनिटी को बहुत ज्यादा स्पेस दिया है, उनको उनकी बहुत हौसला अफजाई की है। अब जो सरकार बनाई है उसमें भी आप देखते हैं कि उसी कम्युनिटी, ये नीतीश कुमार को भी पिछले इलेक्शन तक समझ में नहीं आया था, मोदी को, नीतीश कुमार कह रहे हैं ये अमित शाह और मोदी को पिछले इलेक्शन तक नहीं समझ में आया था, तो वो गाय के इशू पर पिछला असेंबली इलेक्शन लड़ रहे थे और उसमें बहुत मुंह की खाई थी, लालू थे उधर तो दो मजबूत वोट बैंक मिल गया था, तो क्या कर सकते थे, 60% एक तरफ था और 30% एक तरफ, उनको उस वक्त से समझ में नहीं आया। उस इलेक्शन के रिजल्ट को उन्होंने बहुत गहराई से मुताला किया, फिर 5 साल लगातार अति पिछड़ी जातियों पर बीजेपी ने मेहनत की, अपनी अलग से मेहनत की, नीतीश कुमार के साथ तो वो कौमें ज्यादातर हैं ही, और अभी आपने देखा जो काबीना बनाई उसमें 2 डिप्टी सीएम हैं और दोनों उसी कम्युनिटी के हैं, एक नोनिया कम्युनिटी की है रेणु देवी, ये दूसरी कलवार कम्युनिटी, ये तेली और इस तरह की कम्युनिटी होती है, वो भी ओबीसी के हैं, वो कोसी और सीमांचल 2 खित्तों को रिप्रेजेंट एक साथ करते हैं, कोसी के रहने वाले हैं, सीमांचल में इलेक्शन लड़ते हैं, गरीब गुरबा के लिए बहुत काबिल कबूल चेहरा है, ओबीसीज के लिए रेणु देवी हिंदुत्व का चेहरा है, वो दुर्गा वाहिनी की वो सदर रही हैं और स्टेट लेवल की वो उसकी कन्वेनर और दूसरे ओहदों को उन्होंने ये किया है, महिला मोर्चा की वो रही हैं सदर, तो वो हिंदुत्व का चेहरा है, लेकिन वो ब्राह्मणों का चेहरा है, अगर आप गौर से देखें वो सवर्णों का चेहरा है, लेकिन नोनिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखती हैं जो अति पिछड़ी में भी पिछड़ी कौम है। तो इस तरह वो एक बड़ा मजबूत कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है और ये हुकूमत मुझे नहीं लगता कि नापायदार होगी। नीतीश कुमार को वो इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे और पूरी तरह संभालने की कोशिश करेंगे कि एनडीए, और बीजेपी कोशिश करेगी कि वो ओबीसी जो अति पिछड़ा ओबीसी है, जो मोस्ट ईबीसी कहलाते हैं, तो वो है उसका वोट बीजेपी को शिफ्ट कर जाए, जैसा कि इस बार हुआ कि बीजेपी को शिफ्ट हुआ, लेकिन ब्राह्मणों का वोट नीतीश कुमार और जेडीयू को शिफ्ट नहीं हुआ, इसलिए उनकी सीटें कम आई। तो वो पूरी कोशिश करेंगे, उनके सारे नखरे बर्दाश्त करेंगे, नीतीश कुमार को जैसे वो पहले करते आ रहे हैं सपोर्ट वैसे करते आएंगे, लेकिन वो कोशिश करेंगे, अगला उनके सामने आगे का निशाना है, वो लालू या कांग्रेस की तरह बस सामने का इक़्तिदार को देख के जरा सी सपोर्ट में बेकाबू नहीं होते हैं, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये नापायदार हुकूमत। अच्छा अहमद जावेद साहब, एक बात जो खास समझने की, आपने बहुत गहराई से बताया, जो वोट बैंक्स हैं अलग-अलग उनकी बाकायदा बहुत डिटेल से बताई, और मैं इसीलिए, आप चूंकि पटना में हैं, तजुर्बात आपको बहुत हैं, वहीं उसी स्टेट से आपका ताल्लुक है, लेकिन आप ये बताइए कि ये मोदी और नीतीश के बीच में ऐसी कौन सी नाराजगी है जिसमें इलेक्शन के दौरान ऐसा कई बार महसूस किया गया कि नीतीश को कमजोर करने की तैयारी है, और वो इलेक्शन के रिजल्ट के तौर पर भी सामने आई, वो 40 पे सिमट गए। तो आखिर बीजेपी की अल्टीमेट कोशिश क्या है? अभी नीतीश चूंकि बहुत कमजोर नहीं हुए, इसलिए उन्हीं को चीफ मिनिस्टर बनाना मजबूरी थी, या क्या कुछ था? आपको क्या लगता है? बीजेपी नीतीश को से मोदी की और नीतीश की कोई जाति दुश्मनी नहीं है, वो पुराने दोस्त हैं, जेपी आंदोलन में ये सब साथ काम करते रहे, सोशलिस्टों की बीजेपी से कोई ऐसी दुश्मनी, जाति दुश्मनी कभी नहीं रही है। हाँ, उसूलों पर वो एक दूसरे को मात देना चाहते हैं, इक़्तिदार बीजेपी पूरे मुल्क में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लाना चाहती है, पूरे मुल्क पर इक़्तिदार कायम करके अपने सपनों का हिंदुस्तान बनाना चाहती है बीजेपी, और आरएसएस के आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना चाहती है। तो इसलिए वो कोशिश तो ये करेगी ही कि बीजेपी नंबर 1 पार्टी हो जाए।
और वो ये भी कोशिश करेगी कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो ज्यादा से ज्यादा उस पर वो उसे हड़प जाए, खा जाए। और ऐसा आप कई रियासतों में देखते हैं कि जिसके साथ एनडीए में जो और छोटी पार्टियां हैं, धीरे धीरे वो खत्म हो जाती हैं या उसके लीडर चले जाते हैं, बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो वो ये सारी कोशिशें करेगी वो, लेकिन कोई ऐसी दुश्मनी ये नहीं है, ये दोस्ताना खेल है, ये जारी रहेगा और ये बहुत दिन से जारी है, पहले दिन से जारी है। नीतीश कुमार खुफिया मीटिंगें करते थे किसी जमाने में मुसलमानों के साथ और दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ कि मेरे सेकुलरिज्म में, मेरे समाजवाद में आपको कोई शक तो नहीं है, और अगर मेरे समाजवादी होने में और सेकुलर होने में कोई शक नहीं है तो आप मुझे पूरी ताकत दें। जिस दिन पूरी ताकत हमारे पास आ जाएगी तब हम क्या करते हैं तो वो देखना। तो नीतीश कुमार ने पूरी ताकत से और पूरी निष्ठा जिसे कहते हैं उसके साथ पूरे अज़्म और इस्तिकामत के साथ अपने उसूलों पर हुकूमत किया, अपनी शर्तों पर हुकूमत किया। वो कहीं टस से मस नहीं होते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन वो ढीले होंगे, टस से मस होंगे तो उनका वोट बैंक बड़ी आसानी से शिफ्ट कर जाएगा। इसलिए वो भी अपने उसूलों पर वो भी उनके साथ खेलते रहेंगे और बीजेपी भी। ये कशमकश जारी रहेगी कि नीतीश कुमार का वोट बैंक उनको शिफ्ट कर जाए और इसके लिए वो बड़ी मंसूबाबंद कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि मेरे इल्म में है कि राजभवन तक उन कोशिशों में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व है। यहाँ यहाँ के गवर्नर अति पिछड़ी जातियों से लाए जाते हैं। आप 3-4 गवर्नर को वो कोविंद जो हमारे सदर जमहूरिया हैं कोविंद साहब, वो यहाँ गवर्नर इसीलिए बनाए गए थे कि अति पिछड़ी जातियों को एड्रेस करना है। फिर सदर जमहूरिया भी इसलिए बनाए गए ताकि बिहार की अति पिछड़ी जातियों को खुश करना है। इसलिए आप शायद जानते हो उनका बैकग्राउंड, वो अति पिछड़ी जातियों की एक ऑल इंडिया अंजुमन के सदर रह चुके हैं और उनसे अभी भी कोविंद साहब से जो अति पिछड़ी जातियों की कोली और तांती पान समाज के जो लोग हैं, कलवार और ये सब समाज के जो लोग हैं, 34-35 जातियां होती हैं उसमें शामिल। उस अंजुमन के सब लोग और उस ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारान, उनमें से कई मेरे दोस्त हैं, जानता हूं मैं, वो कोविंद साहब से बहुत करीब हैं और वो बड़े एक्साइटेड हुए। आपने देखा कि यहाँ वो राम मंदिर का बिहार से एक आदमी को ले जाया गया, राम मंदिर का शिलान्यास कराया गया, वो भी उसी कम्युनिटी से आता है, दलित कम्युनिटी से और अति पिछड़ों से। तो ये खेल तो जारी रहेगा और ये कशमकश उनमें रहेगी, लेकिन ये दोस्ताना कशमकश है और वो चलती रहेगी। इसको अच्छा, एक बहुत ही अहम सवाल है, मैं समझता हूं, वो ये कि क्या नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार में इतना लंबा दौर गुजारने के साथ साथ अपनी, क्या मुसलमानों में या दूसरे सेकुलर जो ग्रुप्स हैं सोसाइटी के, उनमें अपनी क्रेडिबिलिटी किसी तरह से बचाई हुई है या वो मुकम्मल तौर पर उसे खो चुके हैं? क्या सूरत हाल है? क्या मुसलमान उन पर अब भी भरोसा करता है? अब भी वो मुसलमान उन पर भरोसा करता है, लेकिन वोट देते वक्त वो बीजेपी की वजह से उन्हें वोट नहीं देता, वरना वो अभी भी रियासत के हर तबके में मकबूल लीडर हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी अभी भी कायम है, उन पर अभी भी लोग भरोसा करते हैं। अभी जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने अपनी काबीना में किसी अकलियत के किसी नुमाइंदे को शामिल नहीं किया। उसके बाद भी आप देखेंगे अक़लियतों में चारों तरफ खामोशी है। वो देखना चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या करते हैं। तो क्रेडिबिलिटी इतनी है, वरना वो शोर मचता हर तरफ से। खुद उनकी पार्टी में जो लोग हैं वो बड़े अहम मुस्लिम लीडर्स हैं और उनमें बाज़ लोग तो ऐसे किसी वजह से शामिल कर लिए गए या कहीं किसी ओहदे पर लगा लिए गए, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन बाज़ बड़े अहम लोग हैं, उनका वज़न है, लेकिन वो लोग भी खामोश हैं। इस उम्मीद में है कि अब तौसी हो जाएगी या वो ले लेंगे। आम मुस्लिम तंजीमें भी तकरीबन खामोश हैं, उस पर कोई ज्यादा रद्द अमल सामने नहीं आ रहा। उसकी वजह नीतीश कुमार की साख है। नीतीश कुमार अपनी बातों पर कायम रहते हैं, उसूल से पीछे नहीं हटते। वो मुश्किल से मुश्किल हालात में अवामी मफादात आम्मा से कोई समझौता नहीं करते वो। तो इसलिए उन्होंने जो काम किए हैं, शराबबंदी है और
रिजर्वेशंस की हैं, उर्दू के लिए जो बहालियां हैं और दूसरी चीजें, तो उन्होंने उसमें समझौता नहीं किया है। हाँ, वो दफातर के हुक्काम के लेवल पे मुसलमानों के उमूर में जाहिर है कि रहता है तासुब का मसला, वो बिहार में भी है, लेकिन नीतीश कुमार की सतह से अब तक अब लगता है जैसे अभी उन्होंने काबीना में किसी मुसलमान को नहीं लिया, या किसी अक़लियत के भी दूसरे तबके थे, किसी सरदार को भी ले सकते थे, किसी और को भी ले सकते थे, लेकिन किसी को नहीं लिया। तो अब लगता है कि शायद अगर ये कंटिन्यू कर गया तो उनकी साख मुतासिर होगी, लोगों का एतमाद उन पर से घटेगा। अच्छा, एक एक सवाल, जाहिर है ये एक प्रिजम्पशन हो सकता है, एक ख्याल हो सकता है, मैं उसमें जाहिर है हकीकत के बहुत नजदीक नहीं है, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं ये आपसे एक जानना चाहता हूं कि अगर किसी तरह से बीजेपी नीतीश को कमजोर करने की कोई 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 नई चाल चलती है, जो कि बीच में भी कहीं कुछ गड़बड़ हो सकती है, ऐसा कुछ लोग अंदेशा कर रहे हैं, हालांकि आपका कहना है कि नहीं, ये स्टेबल रहेगी सरकार, तो क्या जिस तरह से महाराष्ट्र में एक तजर्बा हुआ, जो बीजेपी के नजदीक तरीन एलाई अब कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, तो क्या अभी मतलब कोई ऐसा सिनेरियो अगर बनता है किसी वक्त के नीतीश को बिल्कुल जीरो करने की कोशिश की जाए बड़े पैमाने पर, तो ऐसे वक्त में क्या वापस नीतीश सेकुलर लोगों के साथ आएंगे? क्या इतनी इतनी भारी भरकम क्रेडिबिलिटी के साथ कि इतने लंबे अरसे तक बीजेपी के साथ सरकार में रहने के बावजूद मुसलमानों में उनकी क्रेडिबिलिटी बाकी है, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या कुछ हो सकता है अगर ऐसा कुछ बनता है? उन्होंने नीतीश कुमार मुसलमानों पर अब उनका भरोसा कमजोर हुआ है। उन्होंने नीतीश कुमार ने मोदी को बिल्कुल ही अलग करने और उनकी मुखालफत में बिल्कुल खड़े हो जाने का एक तजर्बा किया, लेकिन उन्होंने देखा कि मुसलमान जो हैं वो लालू यादव को छोड़ने के लिए, मुसलमानों की ज्यादातर तादाद जो है वो लालू यादव को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और लालू यादव दूसरी तरफ ये भी उन्होंने ये तजर्बा किया कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी भी अपना वतीरा बदलने को तैयार नहीं है, चाहे वो करप्शन के मसले पर हो, चाहे वो खानदान की सियासत के मसले पर हो, तो ये तजर्बा उन्होंने किया। तो इसके बावजूद मैं समझता हूं कि अगर बीजेपी ने कोई वैसा कदम उठाया जो उनके लिए नाकाबिल कबूल हो, और ऐसा मुमकिन भी है कि बीजेपी ऐसा कदम उठाए, वो उठाती रही है, आरजेडी में तोड़-फोड़ कर ले, या उन्हीं की पार्टी में, नीतीश कुमार की पार्टी में कोई टूट-फूट हो जाए, ऐसा गैर मुतवक्का नहीं, बीजेपी से ऐसा गैर मुतवक्का नहीं है और बिहार में भी गैर मुतवक्का नहीं है। तो नीतीश कुमार फिर उस वक्त क्या करते हैं, वो माहिर सियासतदान हैं, उन्हें इस अहद का इस मसले में चाणक्य समझना चाहिए, और वो बरवक्त फैसला लेने के भी बड़े माहिर हैं। जैसे आपने देखा जीतन राम मांझी के बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए तो उन्होंने रातों रात पलट दी बाजी। ये लालू यादव के बारे में शकूक व शुबहात पैदा हुए और करप्शन का मसला सामने आया। हालांकि अंदर असल मसला ये था कि लालू यादव बीजेपी के लोगों से बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार को अलग करना है। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो नीतीश कुमार दोनों के लिए, फिरका परस्ती के लिए भी और बदउनवानी के लिए भी, दोनों के लिए बराबर के दुश्मन हैं। और वो दोनों कई दफा मिलने की कोशिश भी करते हैं। और फिर जो जात पात की जो यहाँ की राजनीति और समीकरण है, उसमें भी वो दूसरों के लिए नीतीश कुमार एक बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ी रुकावट है। तो उनको खत्म करने की कोशिश किसी भी तरफ से हो सकती है, और लेकिन नीतीश कुमार इस मामले में कैपेबल हैं, माहिर हैं, वो उससे निपटना जानते हैं और बरवक्त फैसला ले सकते हैं, और वो फैसला एकदम गैर मुतवक्का हो सकता है। आपने ये सही कहा। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद जावेद साहब, आपने बहुत ही गहराई से बिहार की सियासत को समझा है, जाना है और उसके उन तजर्बात को हमारे साथ शेयर किया है। हाँ, मैं अपने दर्शकों से बताऊं कि अहमद जावेद साहब काफी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इस वक्त रोजनामा इनकलाब के रेजिडेंट एडिटर हैं पटना में, बड़ी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। इससे पहले भी कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम कर चुके हैं, बिहार की सियासत को खास तौर पर बहुत बारीकी से जानते हैं।
और जो तजुर्बात आपने बताए, जिस तरह से नीतीश कुमार पर मुसलमानों का भरोसा अब भी काफी हद तक है, ये बात भी आपने बताई और ये भी कहा कि ये सरकार स्टेबल रहेगी, बहुत जल्दी इसमें टूट-फूट के चांसेस बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे और ये विशफुल थिंकिंग हो सकती है उन लोगों की जो सोचते हैं कि शायद वो सरकार में आ जाएंगे। तो बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया अहमद जावेद साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।